Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today it's going to be a very special conversation with someone who has written a book called Being, and what is the meaning of being. We keep searching, and how and what are the factors that makes us happy, unhappy, what makes us reach to the feeling of being successful or failure. So there are many important questions that are raised by Pankaj Gupta ji in the book. And before I bring him, let me also mention the gentleman who you are going to be meeting right now is a co-active coach, a certified MBIT coach. He is also NLP practitioner, mentor, keynote speaker, and investment specialist. So let me have lots of claps and welcome Pankaj Gupta ji joining me from Dubai. Namaste. Welcome. नमस्कार, नमस्कार अशोक साहब। So, Pankaj, you have a couple of hats that are a part of your journey. And if I bring your website, which also is very interesting, that is pankajgupta.me, and you are a mentor, keynote speaker, and personal growth advisor. So, allow me to go towards the personal side of your own journey. And when you say personal growth, when you yourself felt that you are growing in a way that is resulting into the kind of satisfaction that you aspire for. राइट। सो सर देखें, इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पहुँचना कहाँ चाहता है, ठीक है? जब तक दिशा नहीं होगी, जब तक मंज़िल नहीं होगी, हम जो भी करेंगे, उसका सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है? और हम भटकते रहेंगे। तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पे मैं लोगों से मिल रहा था, उनको सुन रहा था, समझ रहा था, सबकी जर्नी समझ आ रही थी और एक रियलाइज़ेशन ये आ रही थी कि शायद हम में से किसी को भी अपनी मंज़िल नहीं पता। हम रास्ते में हैं और दुविधा ये थी कि कोई भी रास्ते में जो छोटी-छोटी खुशियाँ थी ना, उनको मना करके भी खुश नहीं था। वो उस मंज़िल की खोज में था जो उसे पता ही नहीं थी। तो उसी टाइम ऐसा हुआ कि मैंने एक ये co-activecoaching.com, ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है और दुबई में गोनान हैं एक लेडी, वो इसको रन करती हैं। तो मैंने इसको जॉइन किया और वहाँ पे उनका सबसे पहला पैरामीटर ये आता है कि आर यू फुलफिल्ड इन योर लाइफ? आर यू ऑथेंटिकली हैप्पी इन योर लाइफ? और अगर ऐसा है, तो बहुत बढ़िया और नहीं है तो क्यों नहीं? ठीक है? वहाँ से मैंने ये सीखा कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, पहले तो मैं उनको पहचान सकूँ और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को एक पर्पस दे सकूँ, एक स्टेटमेंट दे सकूँ। और इस एक्सरसाइज़ में मैंने एक पर्पस स्टेटमेंट अपने लिए बनाई कि आई एम लाइक अ रिवर, आई कैन नेवर स्टॉप माय फ्लो बिकॉज़ रिवर नेवर स्टॉप्स। I can break into streams. I can be very noisy. I can be very calm. But throughout my journey, I will nurture lives in and around me. I will nurture leaders in and around me. So now this becomes my purpose statement. और तब से आज तक मैंने एक चीज़ देखी कि मैं अपना पूरा जो मेरा बिज़नेस भी लकीली अराउंड इसी के रहा। जो पहले मैं फाइनेंशियल मार्केट में था, तो आज फाइनेंशियल मार्केट को मैं बहुत कम देखता हूँ। हाँ, उसका एक्सपीरियंस है 18-20 साल का, उसको कैरी करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ एसएमई ओनर्स की या इवन सक्सेसफुल बिज़नेसमैन, वो भी कहीं पहुँच गए हैं बट लोनली हैं टॉप पे। तो उनको मैं कैसे हेल्प कर सकूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूँढ सकें और आगे बढ़ सकें ढंग से। तो यही बस करते हुए जो-जो सीखता गया, एक दिन दिमाग में आया कि किताब लिखनी है और किसी ने रास्ता दिखाया, अंशु जो इस बुक की पब्लिशर हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि कैसे मैं इस बड़े से हाथी को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसको भी खा सकता हूँ, ईट द एलिफेंट पीस बाय पीस। और उन्होंने मेरे को बोला, पंकज तुम एक काम करो, अपने 10 चैप्टर के 10 टाइटल लिखो, Mhm. सिर्फ टाइटल लिखो पहले। अच्छा, ब्लॉग्स लिखते हो? अब उन 10 टाइटल के ऊपर 10 ब्लॉग लिखो। अब उन ब्लॉग्स को डेवलप करो एज़ अ चैप्टर, स्टोरीज़, केसेज़, चीज़ें डालना शुरू करो। तो फिर जब वो शुरुआत करी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये बुक मैं लिख पाया और हम्म। आप लोगों को पसंद आ रही है, लोगों को मुझे पसंद आ रही है, रिव्यू अच्छे मुझे आ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई, और मैं अंशु हर्ष और उस पब्लिकेशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज
there are some books which makes you think, और आपको लगता है the author is coming from an authentic space, जो कि आपसे कनेक्ट करती है, लाइफ से कनेक्ट करती है। और जैसे आपने 10 चैप्टर बताए, तो इस बुक का पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है। उसकी तरफ जाने से पहले आपने जो लीडरशिप की बात की थी, तो आपने एक इस बुक के प्रीफेस में मेंशन किया लीडरशिप का एक कोर्स कोई जॉन मैक्सवेल एकेडमी का। ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं या जो ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुझे पता है यार ये मुझे क्या सिखाएंगे। और जब पंकज गुप्ता ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर होता है, तो आपके लिए कैसा था वो फर्स्ट? मैं थोड़ा सा थोड़ा और स्ट्रेच कर रहा हूँ। जी, एक जी। तो वो एक वो ह्यूमिलिटी चाहिए होती है, एक अंदर से एक थोड़ा हम्बल होना चाहिए कि मैं सीखूंगा। और दूसरा एक्चुअली व्हाट वाज द वैल्यू दैट यू फेल्ट वाज एडेड बाय दिस जॉन मैक्सवेल एकेडमी फॉर यू? सर देखिए, एक एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमने ज़िंदगी में सब कुछ पढ़ा, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बीता, लेकिन हमने उसको ना रुक के नोट नहीं किया, हमने पॉज़ नहीं लिया। अगर मेरे बचपन में मेरी दादी मुझे कहती थी कि बेटे रात को सोने से पहले अपने दिन को एक बार डीब्रीफ करो और ये देखो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या गलत किया जिसके लिए क्षमा प्रार्थना करूँ और क्या अच्छा हुआ जिसके लिए भगवान का शुक्रिया करूँ। लेकिन शायद जब तक दादी थी तब तक तो किया क्योंकि वो कराती थी, उसके बाद भूल गए, ठीक है? मैं आज भी पूछता हूँ कि किसी भी रिलीजन में, किसी भी कल्चर में हम सबको सिखाया गया कि खाना भी जब सामने आए तो पहले भगवान का धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड करें, उसके बाद खाना खाएँ। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक प्रण किया है कि मैं हर साल एक सर्टिफ़िकेशन ऐड करूँगा। तो जैसे आपने देखा मैं एनएलपी से शुरू हुआ था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो वो बात करती है कि अपने ही अंदर के विचारों को, अपनी आइडियोलॉजीज़ को किस तरीके से आप कंट्रोल करें। फिर मैं जो आपने एम्बिट पढ़ा, ये है मल्टीपल ब्रेन। तो न्यूरो साइंस ये मानती है कि एनीथिंग व्हिच कैन लर्न एंड अनलर्न इज़ अ ब्रेन। तो हमारा दिल, दिमाग और हमारा गट, ये तीनों ब्रेन हैं, क्योंकि ये सीखने और भूलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है? उसके बाद में मैं आया, कोएक्टिव कोचिंग में लर्न किया। फिर मैं ये जॉन मैक्सवेल एकेडमी का कोर्स किया। तो क्या है कि करता चला जा रहा हूँ। इंडीड आज की डेट में राइट नाउ आई एम डूइंग अ सर्टिफाइड फोरम फैसिलिटेटर कोर्स, वो इस साल का मेरा टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जब कुछ सीखता हूँ, तो हमेशा किसी का अंदाज़े बयाँ अलग होता। सिखा तो सब कुछ हो ही रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि गालिब का है अंदाज़े बयाँ और, उस चीज़ को मैं ये मानूँगा। और कहाँ क्या चीज़ मेरे दिल में, दिमाग में ठहर जाएगी, वही मेरे लिए वैल्यू लाएगी। बहुत बहुत बार सोचता बढ़िया। हूँ, जी, इतनी पक्का। किताबें पढ़ रहा हूँ, हुँ, ठीक तो है? इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, घुमा-फिरा के बात तो वही है। लेकिन क्या मैं वो बात इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ? जब 4 बार पढ़ूँगा तो करूँगा। तो पक्का हो इसलिए जाता है दोहराने से। जी, दोहराने जी, से पक्का हो जाता है। तो एक सवाल जो कि आपके बुक के डेडिकेशन के साथ जो आपने रेफ़रेंस गुरुजी बड़े मंदिर का दिया है, जी, तो ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन हो जाता है। और फिर एक तरफ हम कहते हैं, आप उसके बारे में क्या कहते हो वो मैं आपसे जानूँगा। पर हम लोग बहुत सारे ये मानते हैं कि भई करने वाला तो वो है, भगवान के करने से होता है। और जब गुरुजी के संदर्भ से बात आती है, तो कुछ एक शरण या एक सरेंडर वाला कोई एक थोड़ा-सा भाव रहता है। और जी। बाकी की जो सारी आपकी बातें हैं, वो क्या है, कॉन्शियस लिविंग और इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम अपने को कैसे अपना रहे हैं, अपने सराउंडिंग को, अपनी एस्पिरेशन को किस तरह से शेप दे रहे हैं, ये दोनों के बीच का जो संबंध आपके लिए है पंकज, कॉल इट स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्लेन्स। जी। सर देखें, जब हम मटेरियल और स्पिरिचुअल को बात करते हैं, ठीक है? तो 2 पार्ट इंसान के होते हैं। एक पार्ट है सुपरफिशियल जो दुनिया को दिखता है, ठीक है? आपका चेहरा-मोहरा, आपके हाव-भाव, आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। एक ये है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपनी आत्मा से कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? और मैं ये मानता हूँ जब तक आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है और आपको उसका कम से कम आभास नहीं है, तो आप अकेले हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम सब बड़े हुए अपनी माँ की गोद में,
और एक बच्चे की तरह जब भी कोई कष्ट आया, कोई परेशानी आई तो हम अपनी माँ की तरफ दौड़ते हैं, अपने पिताजी की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन मेरे माँ-बाप अब नहीं है इस दुनिया में, तो आज मैं किसकी तरफ दौड़ूँ? ठीक है? अब गुरुजी हमारे उनको मैं तो उनसे कनेक्ट हुआ even after when he has already left the bodily part, हम्म। right? He is there with us. तो मेरे लिए वो हमेशा साथ में। तो अगर मेरे को कोई कष्ट आता है, कोई चीज़ आती है, तो मैं बोलता हूँ गुरुजी आप जानो। तो मैं उस बच्चे की तरह जाके उनकी गोद में छुप जाता हूँ, जो अपनी माँ की गोद में छुपता है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। वहाँ से मुझे वो हिम्मत मिलती है कि कोई मुझे देख रहा है। अच्छा, अब माँ-बाप के होने का ये तो मतलब नहीं कि मैं अपने कर्म ना करूँ। हम्म। तो कर्म करने की तरफ में मैं मटेरियलिस्टिक तरफ आता हूँ कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, मुझे सीखना है, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जॉन मैक्सवेल साहब की लर्निंग में मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि सेलिब्रेट योर फेलियर और उससे आप सीखें आगे। फेल तो ज़िंदगी में बहुत बार होंगे, उससे आप सीखें और फिर अगली बार कोशिश करें। बस हर बार थोड़ा-सा आगे गिरते रहें। एक-एक कदम भी आगे गिरे तो 10 बार गिरो तो 10 कदम आगे तो आ गए। अच्छा पंकज जी, समय ऐसा है कि मेरे को सवाल कम करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, को जी, क्षमा करिएगा। पर एक आपने बुक में रेफरेंस किया है, पावर ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग, व्हाट इज नेक्स्ट। व्हाट इसके इज़ साथ में मैं दूसरा एक लेयर लगा देता हूँ अंडरनीथ। कई बार हम कहते हैं कि आप जहाँ हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, कंटेंटमेंट रहना चाहिए, उसके बिना आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जी। इन दोनों को कैसे रिकॉन्साइल करते हो आप? सर व्हाट? देखिए, जहाँ पे आप हैं उसमें आप पूरी तरह खुश रहें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ कहते हैं कि जो इंसान का और प्रकृति में किसी भी चीज़ का डिकेइंग है, मतलब सड़ना, गलना, खत्म होना है, वो तो ऑटोमैटिक है। लेकिन ग्रोथ जो है, वो इंटेंशनल है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं ज़िंदगी में व्हाट इज़ नेक्स्ट अब आगे मुझे क्या करना है, ये नहीं सोचूँगा, तो मैं जिस भी परिस्थिति में आज कंटेंटेड हूँ ना, कल नहीं होऊँगा, कल नहीं होऊँगा। तो उस कल को भी इतना ही सुकून में रखने के लिए आगे की सोचना ज़रूरी है और कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं क्विकली यहाँ पे जा रहा हूँ, जहाँ पे पहला तो चैप्टर आपका इंट्रोस्पेक्शन है। मैं अपने दर्शकों तक बाकी के चैप्टर का नाम कम से कम पहुँचा दूँगा। एक्नॉलेजिंग ओन वैल्यूज़ भी है, अभी 2 पे रहता हूँ। और पहले चैप्टर में से ही मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, उसमें आपने एक जगह बहुत सिंपल सा उसको ग्राफिक कह दिया, हेल्थ, फैमिली, सोशल लाइफ, वेल्थ, इनकी बात आपने की है। और जी, उसमें आपने कहा है कि सक्सेस इज़ डिफाइंड बाय अदर्स एंड हैप्पीनेस बाय अस, और यू चूज़ इफ यू वांट टू बी हैप्पी और सक्सेसफुल। जी। ये मुझे भी लगा कि जो हैप्पीनेस और सक्सेस है वो सिनोनिमस है कई जगह, तो ऐसा मुझे लगता है। बट ये, सॉरी, मैं आपसे इसमें असहमत हूँ। सक्सेस इज़, व्हाई शुड इट बी डिफाइंड बाय अदर्स? यू विल डिफाइन योर सक्सेस, नहीं क्या पंकज जी? सर देखिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सक्सेस को अपनी नज़र से देख के खुश हैं और मैं इसी तरफ लोगों का ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि आप डिफाइन करो आप कहाँ सक्सेसफुल हो। ठीक है? मेरा अगर डेफिनेशन ये है कि मैं टोयोटा कोरोला खरीद के मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तो मुझे दूसरे की मर्सिडीज़ बेंज देख के शर्मसार नहीं होना। ठीक है? या जब मैं कहीं पे वैले में खड़ा हूँ और मेरी टोयोटा आती है और दूसरे की फेरारी आती है, तो मैं वहीं ये ना सोचने लगूँ, अरे यार! मैं तो सक्सेस नहीं हूँ। ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? ये क्या मुझे अपने से छोटा समझ रहा है? और ये जो कंपेयर करने की हमारी मानसिकता है ना, ये हमारा अंदरूनी पार्ट है इंसान का। तो मुझे अपनी टोयोटा में खुश होना है। हाँ, व्हाट इज़ नेक्स्ट ज़रूर सोचूँगा कि यार मैं अब टोयोटा से कैमरी लूँगा या मैं कैमरी से मर्सिडीज़ लूँगा या इन्फिनिटी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप डिसाइड करो। सामने वाला कहे, "अरे वाह भई!" उस पे ना दूसरा मुझे नहीं बताएगा कि वाह भई! मैं अपना कंधा खुद थपथपाऊँगा कि वाह पंकज तूने ये किया। तो तो वहाँ मैं खुश हूँ। जी, जी। तो मैं ऐसे कह रहा कि मैं भी आपका कंधा थपथपा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने जो चैप्टर्स कहे हैं, आपने कहा ये वर्कशॉप है। जी, और मैं तो वर्कशॉप से दूर भागने वाले लोगों में से हूँ, लेकिन जो पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इंट्रोस्पेक्शन में है, व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज यू फाइंड योरसेल्फ करेंटली एंगेज्ड इन?
बट यू वुड रादर नॉट बी डूइंग, इस तरह के सवाल हैं। तो जो पाठक है, जैसे कि हम किसी पुस्तक की सफलता इसमें मानते हैं कि वो पाठक को सोचने के लिए बाध्य कर दे, तो ये तो किताब कर देती है। यानी चैप्टर पे जाने से पहले ही हम सोचने लगे जाते हैं, यार ये क्या कर रहा है। जैसे कि आपने कहा, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस व्हाइल यू आर एंगेज्ड इन सेल्फ टॉक एंड इनर डायलॉग। बहुत ही जी, प्रोफाउंड क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं, जो किसी की इनर ग्रोथ में बहुत सहायक होंगे। इसलिए बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये जो किताब है, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे उतना अच्छा है। इस में हम बहुत थोड़ी-सी बात कर पाएँगे, लेकिन ये रेफ़रेंस भी आता है बहुत बार। इसके लिए भी आपको बधाई, ये अवार्ड आपको मिला था, बहुत सारे मिले होंगे, बट ये मुझे आपके ऑनलाइन कहीं मिल गया, ग्लैडिएटर्स, प्रोमिस ऑफ द ग्लैडिएटर्स का। तो बीएनआई क्या है एंड इसका आपकी ग्रोथ में क्या रोल है? सर देखिए, बीएनआई मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन रहा ज़िंदगी में। तो बीएनआई इज़ कॉल्ड बिज़नेस नेटवर्क इंटरनेशनल, और ये ऑर्गेनाइज़ेशन आज दुनिया में 77 कंट्रीज़ में प्रेज़ेंट है। ये बिज़नेस वाले लोगों का ग्रुप क्रिएट करती है, और ये ग्रुप के लोग आपस में एक-दूसरे से हर हफ्ते मिलते हैं, अच्छा। और एक स्ट्रक्चर्ड एजेंडा में मीटिंग होती है, जहाँ पे ये एक-दूसरे का व्यापार समझते हैं, आपकी नीड समझते हैं। और जब मैं अपनी मीटिंग्स में जा रहा हूँ ना, अपने क्लाइंट मीटिंग्स में, अगर मुझे दिखता है कि इसमें से कोई अशोक भाई का क्लाइंट हो सकता है, तो मैं उससे अशोक भाई के बारे में बात करता हूँ। वो हाँ करता है, तो अशोक भाई से कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने आपको एक रेफरल जनरेट कर दिया। अब अगर आपने उनके साथ काम किया, तो आप मुझे सिर्फ क्या कहेंगे, थैंक यू पंकज, मैंने उस आदमी से 5,000, 10,000, $50,000 का काम कर लिया। कोई कमीशनबाजी नहीं होगी हमारे बीच। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो इसकी फिलॉसफी है गिवर्स गेन। एवरीबॉडी इज वर्किंग टू गिव इन द ग्रुप। तो जब ग्रुप में ही आ रहे हैं, तो मुझे भी मिलेगा। हुँ, आई मैंने थिंक यहाँ पे मेंबर्स की लाइफ जर्नी से सीख कर मैं आगे बढ़ा। मुझे लगता है ये एक इनर सैटिस्फैक्शन का भी बड़ा सोर्स हो जाता है कि आप जिसे हम कहते हैं सेल्फलेस, हालाँकि टोटल सेल्फलेस नहीं भी है, तो भी एक स्पिरिट उस तरह की है इसमें। जी, और जी, आपकी जो बिल्कुल। किताब का तीसरा चैप्टर है कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। तो एक जगह आपने एक बात कही है कि पुट योर क्वेश्चंस इन अ रिदम। मैं उसको समझना चाहता था, उससे क्या मतलब है? सर देखिए, जब हम कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है? तो मैं एक हम कहते हैं कि अच्छा, बचपन में खेलते थे ना, अच्छा तो क्या? अच्छा तो क्या? अच्छा तो क्या? राइट? अभी आपने बोला कि यार मेरा ना बिज़नेस बढ़ नहीं रहा। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हो गया। अच्छा, वो क्यों? अगर कॉम्पिटिशन हो गया, तो परेशानी क्यों? कॉम्पिटिशन तो हो ही रहा है। तो जब आप उनको रिदम में पूछते चले जाते हैं और अपने दिमाग में वो रिदम रखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, आप खोए हुए ना रहें। जब आप कर रहे हैं, तो एक रिदम में उस चीज़ का ऑपरेशन करने पे उतरे हैं ना आप सर्जरी में, तो पूरा करके ही निकलें, हुँ। ठीक है? जब तक हम बदलते रहेंगे अपनी रिदम को, लूज़ करते रहेंगे अपनी रिदम को, तब तक हमें वो सुकून नहीं मिलेगा, हमें वो आंसर मिलेगा नहीं। तो आपकी बात से मैं ये समझूँ कि फ़ोकस और पर्सिस्टेंस कहीं न कहीं, जो रिदम की बात आप कर रहे हैं, उसका वो इंटीग्रल बहुत पार्ट। ज़रूरी है। जी। और दूसरा ये हुआ कि आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो एक तरफ की सीढ़ियाँ चढ़ के छत तक जाइए। ऐसा नहीं कि एक थोड़ी सीढ़ी यहाँ की चढ़ी, फिर कहीं और जाके चढ़ गए। आई थिंक सर दैट्स देखिए, समथिंग। इसमें ना एक बड़ा अच्छा मेरे को एग्ज़ाम्पल किसी ने दिया था कि भाई भगवान तो हर छत पे बैठा है। अल्लाह, खुदा, भगवान, जीसस तो हर छत पे बैठे हैं। लेकिन उस छत पे पहुँचने की सीढ़ियाँ कितनी हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन हज़ार सेट हैं सीढ़ी के, ठीक है? अब आदमी क्या होता है, एक पे चढ़ता है, उसे आगे की दिख तो रही नहीं है सीढ़ी, बस एक दिख रही है, ठीक है? उसे लगता है अरे ये तो लंबी है, दूसरी पे चला गया, तीसरी पे चला गया, वो पहुँचता ही नहीं। जो एक सीढ़ी पकड़ के ऊपर चलता चला गया, वो पहुँच जाएगा। क्या बात! तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चैप्टर्स की सीढ़ियाँ पकड़ के आगे चलता रहूँ पहुँचने के लिए। तो एक बात आपका चौथा चैप्टर करता है ऑर्गेनाइजिंग टाइम टू फाइंड टाइम। और एक बात आपने ये कही, जैसे पहले हम हेल्थ, फैमिली, सोशल लाइफ और वेल्थ की बात कर रहे थे, तो आपने ये कहा कि इट इज़ एडवाइजेबल टू फोकस ऑन एनी वन एरिया ऑफ योर लाइफ एट वन टाइम। तो ये संभव है क्या? जैसे कि सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है क्या? तो इसको थोड़ा आप सर देखिए, पर्सपेक्टिव क्लियर मैं करें। बिल्कुल कहूँगा कि ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं,
ठीक है? लेकिन जब आप सोच रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, तो आप चारों में मत खोएँ। पहले आप एक टॉपिक को पकड़ें कि भई मेरी हेल्थ में मान लीजिए मैं अपने को 5 देता हूँ 10 में से स्कोर में, तो क्यों? ठीक है? क्या ऐसा है 10 कैसा लगेगा? वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है? उस करने के लिए मुझे क्या करना है? वो मैं कब शुरू करूँगा? तो पहले भैया हेल्थ के टॉपिक को पूरा कर ले। फिर जो है फैमिली के टॉपिक पे आ जा, फिर दूसरे टॉपिक पे आ जा, फिर दूसरे पे। लेकिन अगर मैं खोया रहूँगा और उलझा रहूँगा, तो मैं किसी भी समस्या के समाधान तक कभी पहुँच नहीं सकता। सही बात है। तो समाधान तक पहुँचने के लिए एक सिरा जो पकड़ा है उसको अंजाम पहले देना उसको होता है। सुलटा लो। जी, तो पर्सनल ग्रोथ का प्लान बनाने की बात के साथ-साथ अगला चैप्टर जो आपका इसमें आता है, वो डिक्लटर है। मुझे लगता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि डिक्लटर कैसे किया जाए? इस शब्द का अर्थ तो हम लोग समझते हैं, पर जब कई जगह पर मन उलझा होता है या कई तरह की समस्याएँ घेरे होती हैं, तब क्लटर की बात जब पंकज गुप्ता की बुक बीइंग से हमारे सामने आती है, तो हम अपने हिसाब से उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और आप ही की बात जोड़ते हुए आपके पास आना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये देखो कि ऐसा क्या है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन कर रहे हैं, आप क्या-क्या कर रहे हैं। तो वो भी कहीं न कहीं डिक्लटर के साथ जुड़ा हुआ है थोड़ा-सा? फिर देखिए डिक्लटर के साथ आप किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं। अब आपने पूछा भई ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ? अच्छा, भई ये चीज़ कर रहा हूँ, तो भाई क्यों कर रहे हो? ठीक है? इसको करने से आज की डेट में आपको क्या मदद मिल रही है? वो मदद कितनी ज़रूरी है? हुँ, हुँ। अगर आप नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? अच्छा, क्या ये आपको अंदरूनी तौर पे इतना नुकसान कर रहा है ये करना, कि आपका वजूद ही हिला हुआ है? हुँ, हुँ। अगर वजूद हिल रहा है, तो क्या इसको करना ज़रूरी है? आपको वो नापना तो चाहिए। आप कम से कम अपने दिमाग से ये डिक्लटर कर लोगे, कि मैं ये ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। कम से कम आप जब उस पे सोच लोगे, तो आप ये क्लियर होगे, भई मैं इसलिए कर रहा हूँ और मुझे अगले 3 महीने करना है, ज जो मुझे पसंद नहीं है और लेकिन वो ज़रूरी है आज और वो इसलिए ज़रूरी है, इस पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। तो वो जो आप नहीं करना चाहते, उसको भी ज़रूरी बना सकते हो ना। तो पंकज जी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस इम्पोज कर लेते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा और फिर ये फोटो मैंने आपकी देखी आप दुबई में हो ड्रीम जी, बिग लिखा हुआ था उसके पास आप जी, खड़े हैं जी, जी। इस बात ने आपको इंस्पायर किया होगा तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करें जहां आपने आप जैसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचा कुछ बड़ा किया चल जो देखिए आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग हमारी जर्नी में काम रहता है, जैसे किताब लिखना ही, ये ड्रीम बिग था मेरे लिए, जी ठीक है? और ये जो पिक्चर है, ये पोर्तुगल की है। वहाँ पे हमारा पोलैंड के अंदर में सॉरी नॉट पोर्तुगल, पोलैंड। पोलैंड के अंदर में बीएनआई का ये थीम था ड्रीम बिग, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा ड्रीम बिग का जो टाइटल था, वो ये था कि सक्सेस इज़ नॉट व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड फॉर योरसेल्फ। सक्सेस इज़ हू रिमेंबर्स यू इन देयर सक्सेस स्टोरी, वाह राइट? और जब मैं ये लेके आया तो मेरी जो लाइफ पर्पस था वो इससे मैंने कनेक्ट किया। और आज की डेट में हैं कुछ लोग ऐसे जो ये मानते हैं कि वो मेरे साथ कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, कहीं कोई डिस्कशन हुई, वर्कशॉप हुई, वो उसको लेके गए और उन्होंने जीवन में उसको अप्लाई किया, जिससे वो कहीं पहुँचे। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि वो कहीं मुझे अपनी दुआओं में याद रख लेंगे, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। तो बहुत सुंदर है, हमने आपकी बुक्स के चैप्टर अपने दर्शकों तक पहुँचाए। समय की सीमा ऐसी है जी, जी, वो हमारे जीवन के चार्म को भी बनाए रखती है, बिल्कुल। सुंदरता को भी बनाए रखती है। जी, जी, तो आपने दुनिया में इतने सारे कंट्रीज़ के लिए मैं हिंदी शब्द ढूँढ रहा था एकदम आया नहीं। इतने सारे देशों की यात्रा की है आपने। भारत ने आपको विशेष रूप से क्या सिखाया है ऐसा जब आप इतने वर्षों से दुबई सेटल हो गए हैं तो कौन-सी ऐसी बात है जो कि आपको रिप्लेनिश करती रहती है इंटरनली? ऐसा मैं अज़्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ अमेरिका में रहते हुए कि भारत जो है, वो जब हम भारत माता कहते हैं तो माता कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ का भारत के साथ जो संबंध सर देखिए भारत में जो मैं जब मेरी अपब्रिंगिंग के टाइम पे एक तो मैंने कनेक्टिविटी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हमेशा से
मेरे परिवार में रही और मेरी माता, मेरे दादी जो हैं बहुत ही स्पिरिचुअल थे, तो उन्होंने मुझे ये हमेशा सिखाया कि आप जुड़े रहो। और एक दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जो लोग सड़क के किनारों पे भी रह रहे हैं ना, घर नहीं है, छत नहीं है, शायद माँग रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे भी एक सुकून और मुस्कुराहट है। अब वो किसी भी हाल में अपने साथ में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, ये सीखा। तो बहुत मैंने सुंदर। वहाँ पे एक चीज़, एक स्टेटमेंट है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि अगर दर्द मेरा है, तो उस पे मुस्कुराने का हक भी मेरा है। क्या बात है, क्या बात ठीक है? अगर आप दूसरे को अपना दर्द दिखाओगे ना, तो वो उस पे सामने नहीं तो पीठ पीछे मुस्कुराएगा। तो भई अगर सज़ा मेरी तो मज़ा तेरा क्यों? है। क्या बात है। मुझे लगता है ये भी बात अगर पंकज जी की हमारे साथ रहे, तो हम अपने आप में भी मुस्कुराएँगे, काँच के सामने देख देख के भी मुस्कुराएँगे। बिल्कुल और हाँ। मैं थोड़ा-सा लाइटर वेन में कहूँ तो अपनी धर्मपत्नी को देखकर भी हाँ मुस्कुराएँगे। सर, बिल्कुल ये तो देखिए आपने एक बहुत सच्ची बात कही है। काफ़ी काफ़ी लोग इस बात से सहमत होंगे। जी। बहुत बढ़िया। तो पंकज जी फिर आपसे मुलाकात होगी और ये बीइंग पुस्तक के द्वारा आपने इतनी इम्पोर्टेंट टूल जो है वो वर्कशॉप 10 के रूप में जो एक गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ और बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े पंकज गुप्ता जी, इनका धन्यवाद। आप सबका हमारे साथ थैंक यू, जुड़ने थैंक यू के सर। लिए आभार। मंगल कामनाएँ। नमस्कार। नमस्कार।